औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिजवान चमार और आज हम डिस्कस करेंगे फिर एक नए टॉपिक को। और आज का जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में से है, जिसका नाम है वैक्यूल्स एंड सेंट्रियोल्स। ये दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं और बहुत अहम टॉपिक हैं, तो इसलिए आज हम इनको डिस्कस करेंगे। हर लिहाज से डिस्कस करेंगे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज़ के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो पहला हमारा टॉपिक है वो है वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल जो है ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। चाहे एनिमल सेल है चाहे प्लांट सेल है, दोनों के अंदर वैक्यूल्स पाए जाएंगे। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो उसमें ये ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और साइज़ में भी बड़ा होता है एज़ कंपेयर टू, आप कह लें, जो एनिमल सेल्स होते हैं। और इसने सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म का मेजर पोर्शन जो है प्लांट के अंदर वैक्यूल ने कवर किया होता है। अब वैक्यूल क्या करता है, वैक्यूल साइज़ में बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और दूसरी जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको पुश करके एक साइड पे, पेरिफेरी पे कर देता है और ख़ुद सेंट्रल लार्ज जो वैक्यूल है वो प्लांट के अंदर मौजूद होता है, जैसा कि यहाँ मैंने डायग्राम में दिखाया। ये मैंने एनिमल सेल बनाया है। एनिमल सेल में ये वैक्यूल हैं, छोटे छोटे हैं और सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एनिमल सेल में सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और साइड पे या साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। जैसा कि ये मैंने वैक्यूल बनाए हैं और ये हैं एनिमल सेल के अंदर, ठीक। और ये वाला है प्लांट सेल, और प्लांट सेल के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि इसमें अबंडेंट पाया जाता है और ऑक्यूपाई मेजर पोर्शन ऑफ सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम का इसने बड़ा हिस्सा जो है वो वैक्यूल ने घिरे हुआ होता है। तो ये एक बहुत बड़ा वैक्यूल है, ठीक है। इसने साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम का बहुत मेजर हिस्सा घेरा हुआ है। छोटा सा आपके लिए न्यूक्लियस साइड पे है और यहाँ पे अदर ऑर्गेनेली पाई जाएंगी, ठीक है। यानी ये छोटा सा पोर्शन है साइटोप्लाज्म का जहाँ पे ऑर्गेनेली होती है, बाकी जो है वो वैक्यूल ने घिरा हुआ होता है। और वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल वैक्यूल है वो आपस में कोएलिसेंस करते हैं। मतलब ये है कि जब प्लांट छोटा होगा, प्लांट सेल कह लें कि छोटे होंगे या प्लांट छोटा होगा, तो उस वक्त जो प्लांट सेल हैं उसके अंदर जो वैक्यूल हैं वो छोटे साइज़ के होंगे, छोटे छोटे, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में वैक्यूल पाए जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे प्लांट की डेवलपमेंट होती जाएगी उसके बाद ये जो वैक्यूल हैं छोटे छोटे, ये आपस में मिलते जाएंगे और मिल के एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल बना देंगे। यानी पहले ये छोटे छोटे होंगे, जब ये मिलेंगे तो सारे वैक्यूल मिल गए तो इन्होंने ये एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल बना दिया। इसको कहते हैं स्मॉल वैक्यूल कोएलिसेंस। कोएलिसेंस का मतलब से मिल जाना, टू फॉर्म अ लार्ज वैक्यूल ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, उस वक्त छोटे छोटे वैक्यूल आपस में मिलकर एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। इसका मतलब यह है कि मेच्योर प्लांट के अंदर वैक्यूल बड़ा होता है और एक ही होता है सेल के अंदर, जबकि जो इमेच्योर हैं प्लांट उनके अंदर जो वैक्यूल हैं वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। वैक्यूल का काम क्या है? वैक्यूल का काम होता है उसके अपने अंदर पानी वगैरह को या डिफरेंट जो मेटाबॉलिक वेस्ट कह लें या मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट है उनको स्टोर करना। ज़्यादा मिकदार में अगर सेल के अंदर पानी चला जाए तो वो पानी साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जाता, बल्कि एक्स्ट्रा पानी जो है वो वैक्यूल में चला जाता है और वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा पानी जो है वो साइटोप्लाज्म को डिल्यूट नहीं करता। साइटोप्लाज्म को जितना पानी रिक्वायर होता है वो उतना ही उसमें रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा पानी जो वैक्यूल में चला जाता है, इसका मतलब ये वैक्यूल जो है एक तो पानी को स्टोर करता है, दूसरे नंबर पे डिफरेंट मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट हैं, वेस्ट है, उनको भी वो स्टोर करता है विद आउट डिल्यूटिंग द साइटोप्लाज्म। अब जैसे ही वैक्यूल का साइज़ बड़ा होगा तो ज़ाहरी बात है जो वैक्यूल है ये सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर डालेगा,
ठीक है। जैसे ही ये प्रेशर डालेगा तो सारी बात है सेल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये टर्जर प्रेशर क्रिएट करता है। सेल जो है अपने साइज़ में बड़े हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, आप कह लें सख्त हो जाते हैं। तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है वैक्यूल। ठीक है। एनिमल और प्लांट सेल जैसे मैंने पहले बता दिया दोनों में ये पाया जाता है। स्टोरेज साइट मैंने बता दिया वाटर के लिए और डिफरेंट मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट है उनके लिए होता है। और इसके साथ साथ मैंने बताया कि ये कंट्रीब्यूटर है किसका, टर्जर प्रेशर प्रोवाइड करता है। और इस वजह से ये प्लांट को, जो छोटे प्लांट उनको सपोर्ट प्रोवाइड भी करता है और उनको हार्ड भी बनाता है। हार्ड से मुराद ये है कि जो लीव्स हैं, कभी आपने देखा अगर पानी पौधों को कम दें हम, तो पानी जो होगा प्लांट के अंदर ऑलरेडी जो मौजूद था वो ट्रांसपरेशन के ज़रिए वेपोरेट कर गया। पानी की कमी हो गई है हर सेल के अंदर। जैसे पानी की कमी हो जाएगी तो वैक्यूल में से भी आस्ता आस्ता पानी वेपोरेट करना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब वैक्यूल भी साइज़ में छोटा होना शुरू हो जाएगा। जब साइज़ में छोटा होगा तो यहाँ मैंने बताया था जो टर्जर प्रेशर वो डालता है सेल मेम्ब्रेन पे, वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले फ़र्ज़ कर लें कि ऐसा था वैक्यूल, फिर बाद में थोड़ा सा आप कह लें कि छोटा हो गया। जब वैक्यूल छोटा होगा तो टर्जर प्रेशर कम होगा, इसकी वजह से सेल साइज़ में छोटे होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि सेल क्या हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं। ठीक है। सेल जो हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही सेल श्रिंक होंगे, सेल का साइज़ छोटा होगा, तो इस तरीके से जो लीज हैं वो मुरझा जाएंगे। इस तरीके से जो हर्बेशियस प्लांट है, यंग प्लांट है, जिनमें अभी तक लकड़ी नहीं बनी होती, तो उनमें टर्जर प्रेशर ही है, वैक्यूल ही है जो उनको सीधे कह लें कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और अगर उनमें पानी की कमी हो जाए, जो हर्बेशियस प्लांट हैं, तो वो मुरझा जाते हैं क्योंकि उनमें अदर वैस्कुलर बंडल सपोर्ट करने के लिए नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे प्लांट उनमें सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है वैक्यूल। ठीक है। तो ये वैक्यूल के बारे में था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेली जिसका नाम है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है ये एनिमल प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जिस तरह हम कह लें बैक्टीरिया हो गया, जो पैरामीशियम होगा, उसके अंदर भी ये पाए जाते हैं। तो एनिमल सेल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके साथ साथ ये लोअर प्लांट से मुराद है हर्बेशियस प्लांट, इमैच्योर प्लांट जिनमें अभी तक वैस्कुलर बंडल नहीं बना है, जाइलम फ्लोएम नहीं बना है, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। और हर एक सेल में 2 सेंट्रियोल होते हैं। ये सेंट्रियोल कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ ये पाए जाते हैं। जिस तरह से ये एक मैंने सेल बनाया है, ये ब्लैक न्यूक्लियस है और इसके साइड पे ये पाए जाते हैं न्यूक्लियस से बाहर की तरफ। तो ये सेंट्रियोल जो है, एक सेल में 2 सेंट्रियोल होते हैं और जो 2 सेंट्रियोल हैं वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे पाए जाते हैं। आगे जाके मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। अगर हम सेंट्रियोल को क्रॉस सेक्शन काटें, क्रॉस सेक्शन से मुराद ये है, सेंट्रियोल असल में ट्यूब्स होती हैं, जिस तरह फ़र्ज़ कर लें ये ट्यूब्स हैं। ठीक है। अब ये ट्यूब्स हैं, अगर हम ट्यूब्स को इस तरह से क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो हमें इस तरह से ये ट्यूब्स नज़र आएंगी। ठीक है। ये ट्यूब्स हैं हमारे पास। अब सेंट्रियोल जो है वो आप कह सकते हैं जब उसको क्रॉस सेक्शन काटा जाता है तो हमें पता चलता है कि सेंट्रियोल जो है वो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल है। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल है। जिस तरह से ये मैंने बनाई हुई हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अब एक जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो आगे 3 ट्यूब्यूल्स पे मुश्तमिल है, यानी कि ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है। इस तरीके से एक सेंट्रियोल जो है उसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। और अगर हम ट्यूब्यूल्स की बात करें तो एक सेंट्रियोल में 27 होती हैं। ठीक है। 27 ट्यूब्यूल्स एक सेंट्रियोल की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर हम बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स की तो वो होती हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है। इसका मतलब यह है कि एक सेल में ट्यूब्यूल्स 27 है, माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 है। अगर मैं आपसे पूछूं एक सेल में कितनी है, तो एक सेल में मैंने बता दिया है कि 2 सेंट्रियोल होते हैं। एक सेंट्रियोल में ट्यूब्यूल की बात करें 27, इस तरीके से दूसरा सेंट्रियोल उसमें भी 27 होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गए 54 ट्यूब्यूल्स। और अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की, तो एक सेल में 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, क्योंकि एक में 9 होती हैं, दूसरे में 9 होती हैं, क्योंकि एक सेल में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। और ये जो सेंट्रियोल हैं न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं, ये एक एट राइट एंगल पे पाए जाते हैं। मतलब ये है कि अगर एक सेंट्रियोल इस तरीके से है तो दूसरा सेंट्रियोल
इस तरीके से उसकी ट्यूब्यूल्स पाई जाएंगी, तो इसलिए एक दूसरे के एट राइट एंगल पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये एक सेंट्रियोल है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इसके साथ दूसरी उसकी ट्यूब्यूल्स हैं, 3 ट्यूब्यूल्स इस तरह, 3 इधर, 3 इस तरीके से ये 3 जो हैं ट्यूब्यूल्स का एरे होता है। एक सेल में 2 कैलेसेंट्रियोल्स होते हैं। एब्सेंट इन हायर प्लांट, शॉर्ट प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, लोअर प्लांट के अंदर। और जब हायर प्लांट होते हैं, हायर प्लांट में आपको पता जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर बंडल बन जाता है, इस वहाँ पे वो सपोर्ट का काम करता है, क्योंकि छोटे प्लांट उनमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं पाया जाता, तो उनमें सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, तो उनके अंदर ये सेंट्रियोल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनेलीज बनाने में भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं सेंट्रियोल, जैसा कि सीलिया हैं। ठीक है, पैरामीशियम के अंदर जो सीलियाँ हैं, जो छोटी छोटी शेयर लाइक स्ट्रक्चर सी होती हैं, वो कौन बनाता है, वो भी सेंट्रियोल बनाते हैं। इसके साथ साथ जब सेल डिवीज़न होने लगती है, तो सेल डिवीज़न में आपको पता है एक फेज़ आती है जो हम कहते हैं प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़। तो मेटाफेज़ में क्रोमोसोम जो हैं दरमियान में इकट्ठे हो जाते हैं। एनाफेज़ पे क्या होता है कि जो सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं, जैसे ही डिवीज़न होना स्टार्ट होगी, 2 सेंट्रियोल्स अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले डिवाइड करते हैं। 2 सेंट्रियोल इस तरफ आ जाएंगे, 2 इस तरफ आ जाएंगे। जो मेटाफेज़ है उसमें क्रोमोसोम दरमियान में आ जाएंगे, फिर इनसे निकलेंगे स्पिंडल फाइबर, प्रोटीन है सेंट्रियोल से, और वो ऑपोजिट तरीके से कह लें कि जो क्रोमोसोम उनके साथ जुड़ जाएगी, फिर उसको इस तरीके से खींचना शुरू कर देगी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी क्रोमोसोम की। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेंट्रियोल जो है सेल डिवीज़न में भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ हम कह सकते हैं कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया के अंदर, आपके पैरामीशियम्स के अंदर, तो उनके अंदर जो बाइनरी फिशन है, यानी कि मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है, तो वो भी कौन करवाता है, वो भी सेंट्रियोल ही करवाता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है और आखिरकार अंदर मिल के एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है। यानी कि बाइनरी फिशन में भी सेंट्रियोल अहम किरदार अदा करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो था वैक्यूल के बारे में, और इसके अलावा सेंट्रियोल्स के बारे में। ये दोनों ऑर्गेनाइज लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकती हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी ए पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का, राइट अ नोट ऑन सेंट्रियोल्स एंड वैक्यूल, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का ये आ सकता है। बाकी इसमें से जो MCQs हैं शॉर्ट हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।